अपनी भारत माता की जय। एक बार अगर यहाँ तक अगर आप मेरे साथ आ पाए हैं, समझ पाए हैं टॉपिक को और हम बढ़ रहे हैं आगे, तो अब देखो ये थोड़ा सा वैल्यूज देख रहे हैं और क्या क्या इसमें अनोमलीज हमें देखने को मिलती हैं या क्या क्या गड़बड़ देखने को मिलती है वो भी समझना है आपको। तो आवर्त सारणी में आयनन एंथैल्पी का परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एस और पी ब्लॉक में उपस्थित तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी की मान, एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो देखो जैसा कि हमने पढ़ा आवर्त में अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा क्योंकि साइज छोटा होता जाएगा, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सिंपल बात है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन की 1312 किलोजूल प्रति मोल है, हीलियम की 2372 किलोजूल प्रति मोल बढ़ गई। फिर देखो आप दूसरे आवर्त में लिथियम 500 है, बेरिलियम 899 है, बोरोन 800 है, फिर 1000 है, फिर 1400 है, फिर 1300 है, फिर 1600 है, फिर 2080 है। तो बढ़ी रही है, यूजुअली तो बढ़ी रही है लेकिन कहीं कहीं पर झोल भी है। देखो बेरिलियम की 899 है तो इसकी कायदे से 900 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बोरोन की तो कम हो गई यार, बोरोन की तो 800 हो गई। ये कौन सी बात है भाई? हम कह रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने पर वैल्यू बढ़नी चाहिए। जैसे देखो यहाँ बढ़ गई 1000 हो गई, 1086 हो गई, यहाँ फिर 1402 हो गई। अब यहाँ भी गड़बड़ हो गई यार, ये 1400 से 1313 कैसे हो गई? नाइट्रोजन की ज्यादा कैसे हो गई ऑक्सीजन से? आयनन एंथैल्पी फिर बढ़ रही है, देखो 1313 से 1680 हो गई, फिर 1680 से 2000 हो गई, फिर बढ़ रही है। कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी देखोगे तो ऐसा पैटर्न मिलेगा और ऊपर से नीचे आओगे तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए क्योंकि साइज बढ़ता है तो थोड़ी सी एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो देखो आप 1312 से शुरू हो रही है, 520, 495, 418, 403, 374, तो कम ही हो रही नीचे जाते हैं। तो नीचे जाते हैं तो बढ़िया है, लेकिन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। दो जगह पर समस्या है। यहाँ पर दो जगह पर क्या है स्टूडेंट्स, समस्या हमें देखने को मिल रही है। क्यों है इसको समझेंगे। प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान उच्चतम होता होगा है एवं क्षारीय धातुओं के लिए न्यूनतम होता है। तो देखो एक बार यहाँ पर इसको और समझ लो कि किसी भी आवर्त में आप देखोगे तो ये जो हमारे पास में ये है उत्कृष्ट धातु है, सॉरी धातु बोल रहा हूँ, नोबल गैसेस जो है हमारे पास में, अक्रिय तत्व कह लो इनको आप, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान हर एक आवर्त में मैक्सिमम है। जैसे लिथियम वाले सेकंड आवर्त में देखोगे तो सबसे ज्यादा नियॉन का होगा, फिर सोडियम वाले में देखोगे तो सबसे ज्यादा आर्गन का होगा, क्योंकि इनको देना ही ना, इनको करनी नहीं कोई रिएक्शन, पूरे भरे हुए कक्षों के भयंकर सममितीय इलेक्ट्रॉन देना नहीं होता। और दूसरा सबसे कम अगर किसी आवर्त में आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो वो क्षारीय धातु की होगी, इस लाइन की होगी, पूरी लाइन में, क्योंकि इसके पास एक मतलब साइज भी थोड़ा ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर तो आसानी से निकल भी जाता है, प्रोटॉन भी इतने ज्यादा नहीं होते कंपैरिजन में ऐसा। तो सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसी आवर्त में किसकी होगी? क्षारीय धातुओं की। सबसे ज्यादा किसकी होगी हमारे पास में? इनकी होगी हमारे पास में, नोबल गैसेस की। क्या है हमारे पास में? उत्कृष्ट गैसों की। अब देखो जैसे ये हमारी बुक में डायग्राम देखा, वो तो जो मैं लाया हूं चार्ट वो तो कहीं और से लाया हूं, अभी बुक में देखा, बुक में कैसे देखा है कि देखो एक तरफ आपके पास में डेल्टा आईएच लिखा हुआ है किलोजूल प्रति मोल, नीचे क्या लिखा हुआ है उससे भी मतलब नहीं। तो ये आयनन एंथैल्पी लिखी हुई है वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे क्या है आपका परमाणु क्रमांक। जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी में कैसा परिवर्तन आ रहा है ये देखें। तो बोला पहले हाइड्रोजन से हीलियम बढ़ता है, फिर एकदम से कम होता है लिथियम, ऐसे होता है क्योंकि लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन बहुत निकालना आसान है क्योंकि धातु है, हीलियम में से बहुत मुश्किल है, उत्कृष्ट गैस है हमारे पास में। फिर लिथियम से बेरिलियम पर जाते हैं बढ़ता है, फिर बोरोन पर हल्का सा कम होता है, फिर ये बात समझ में नहीं आती है यार हल्का सा कम होने का क्या चक्कर। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन में भी हल्का सा दिक्कत आती है। फिर नाइट्रोजन के बाद एकदम नियॉन का बढ़ता है क्योंकि नियॉन हमारे पास उत्कृष्ट गैस है। तो इस तरह का एक ग्राफ हमें मिलता है 60 नंबर तक के परमाणु क्रमांक के लिए, ऐसा एक ग्राफ हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। दो जगह, तीन चार जगह गड़बड़ देखो यहाँ गड़बड़ है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन यहाँ गड़बड़ है, फिर यहाँ गड़बड़ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इन पे गड़बड़ है, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर पर गड़बड़ है, फिर बढ़ रहा है आर्गन क्योंकि हमारे पास उत्कृष्ट गैस है तो एकदम से बढ़ जाता है। तो ये देखा, अब इसको समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। और एक और ये ग्राफ देखा, अब देखना इसमें क्या अंतर है। ये वाला आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1 2 3 4 5 7 ऐसे चल रहा है वाला, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास में ये कैसे देखा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन हमारे पास में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास परमाणु क्रमांक है, लेकिन 2 से 10 तक की देखा है। वहां पर 60 तक एक साथ कंपेयर किया हुआ है, यहाँ पर 2 से 10 तक का कंपैरिजन किया हुआ है। लिथियम 520 है, बेरिलियम 899 हो गया, फिर बोरोन 801 हो गया, यहाँ गड़बड़ हो रही है। कार्बन का 1086 है, नाइट्रोजन का 1402 है, फिर ऑक्सीजन का थोड़ा कम हुआ, यहाँ गड़बड़ होगी। दो जगह में गड़बड़ देखने को यहाँ पर मोटा-मोटा मिल रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये हमारा सवाल है कि ये दोनों जगह पर ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है, समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ हम कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, मिलते हैं, वाह वाह, कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं यार। केमिस्ट्री से तो अपवादों का पुराना रिश्ता, मतलब क्या बताऊं मैं तुमको, पुराना रिश्ता। यहाँ देखो तो क्या है यहाँ पर अपवाद क्या है, उसी अपवाद का जवाब है कि बेरिलियम और बोरोन में इतना अंतर क्यों है कि भाई बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो बोरोन से ज्यादा क्यों है, क्योंकि बेरिलियम में अगर आप देखोगे ना फर्स्ट वाले में तो उसमें पूर्ण भरित हमें को कक्षक मिलता है। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो दोनों का देख लेते हैं, बेरिलियम और बोरोन दोनों का देख लेते हैं। तो हमारे पास में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन सही है। तो फिर पहले बेरिलियम है 4 नंबर पे, बोरोन है आपके पास में 5 नंबर पे, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बेरिलियम का होगा 1s2 और 2s2, पूर्ण भरित कक्षक होगा। इसका क्या होगा 1s2 होगा और 2s2 होगा और 2p1 होगा। तो 2p में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा ना। अब देखो ये इसका आप देखोगे तो 1s में भी फुल भरा हुआ है और एक 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से अच्छी तरह से भरे हुए हैं, 2 2 4 प्रॉपर भरे हुए हैं। तो पूर्ण भरित कक्षक हो गया हमारे पास में, वहां लिखा है मैंने बेरिलियम में पूर्ण भरित s कक्षक है आपके पास में, इसीलिए इसमें क्या है सममिति ज्यादा है। क्या है पॉइंट हमारा, तो हम कह रहे हैं कि यार सममिति जो है वो ज्यादा है और इसीलिए हमारे पास में इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो है वो ज्यादा है। जबकि हम लेफ्ट राइट चल रहे हैं इससे ज्यादा होना चाहिए वैसे तो, लेकिन इसका ज्यादा। और यहाँ पर आप देखोगे इसमें तो इसमें क्या है, एक 2s तो चलो है ही, ये 2s है, लेकिन 2p में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इसको इलेक्ट्रॉन देकर के और ऐसा कन्वर्ट होना इजी है। तो इसमें क्या है, सममिति कम है, सिमेट्री कम है, सिमेट्री कम है, तो आयनन एंथैल्पी का वैल्यू भी कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी कम है हमारे पास में। तो ये वाला तो हो गया पहले वाले का रीजन। दूसरे वाले का क्या है, हमारे पास में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की चर्चा हो रही है ना, तो नाइट्रोजन हमारे पास में 7 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन हमारे पास में 8 नंबर पे आता है। दोनों का कंपैरिजन कर लो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, नाइट्रोजन का होता है हमारे पास में 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p आपके पास में 3 होता है, 7 हो गए टोटल। इसमें क्या होगा 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p आप लोगों के पास में 4 होता है इसमें, समझ में जाती, 2 इलेक्ट्रॉन टोटल उसमें कम होते हैं। तो अब देखो टेंडेंसी क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पर आप देखोगे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है अंत में, तो ये अर्धपूरित हो गया ना, 1 2 3 आधा भरा हुआ है। तो इस चक्कर में भी क्या है, सममिति इसकी अच्छी है, सममिति इसकी ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी ज्यादा है। वहीं पर इधर देखोगे तो सममिति अच्छी नहीं है। 2p में हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो इसमें भी आप लोग देखोगे तो क्या है आपके पास में सममिति जो है वो कम है, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी तुलनात्मक रूप से इससे कम है, नाइट्रोजन से कम है। जबकि होना क्या चाहिए था, आवर्त में लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ी है। तो ये वाली बात है बस। चलो बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, क्षारीय धातु के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान के परमाणु का मतलब। देखो क्षारीय धातु है मतलब अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
ये जो है ना हमारे पास में ऐसे ऐसे स्तंभ बनी है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। हाइड्रोजन नहीं लिया क्योंकि उसको धातु में मानते नहीं, गिनते नहीं। तो देखो नीचे आए तो आयन एंथैल्पी का मान कम हो गया, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। साइज बढ़ाओगे क्योंकि साइज और बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकलेगा, रुबिडियम में और बढ़ाओगे और आसानी से निकलेगा, सीजियम में और बढ़ाओगे और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो गई क्योंकि और आसानी से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देकर के निकल जाएगा। वैल्यूज याद नहीं करनी होती है अपन को। तो अपन ने देखो एक बहुत ही मेजर टॉपिक जो है कवर कर लिया है, जो कि था हमारे पास में आयन एंथैल्पी। अब दूसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, फिर तीसरा है हमारे पास में विद्युत ऋणात्मकता, मतलब वो इतना बड़ा नहीं फिर भी। और फिर उसके बाद में एक आध छोटे मोटे टॉपिक्स है। तो बुक का इस चैप्टर का अपन ने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर किया, मतलब ये चैप्टर तो ऐसा है, फिर रिपीट कर रहा हूं, शुरू में बोली थी मैंने बात अभी बोल रहा हूं कि केवल कोई वन शॉट देख लेना इस चैप्टर में तो भी उसको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। उसको 10 लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं, 10 ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 15 12 13 लेक्चर्स में अपने पूरा पढ़ा था, जिसको आज हम एक वीडियो में पूरा कर रहे हैं। तो देखो फर्क भी पड़ता है बेटा। चलिए हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर अभी तो बहुत जाना है, आप तो पढ़िए। मेमोरी फुल हो गई आज की, क्या मेमोरी वाला मैं याद करवाने वाला बता नहीं रहा हूं सारा लॉजिकली। तो अब हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। स्टूडेंट पर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन जब s माइनस में दे रहे हैं 2 माइनस बनाने के लिए, तो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है 500 किलो जूल प्रति मोल, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, उदासीन जो हमारे पास में गैसीय परमाणु होता है वो एक साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, वो एक करके ग्रहण करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु एक बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है क्योंकि ऋणायन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। फिर क्या है अगला हमारे पास में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वहां पढ़े थे वैसे यहाँ पर है कारक हमारे पास में, कारक सेम ही है, बस इसके सामने लिख दो कि किसका क्या है क्या सीन। अब परमाणु का आकार, अगर आकार बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो बॉन्ड अच्छा ही नहीं है यार उसका, नाभिक अच्छे से बल नहीं लगा रहा उसको अपनी तरफ, भाई बॉन्ड उनका मजबूत बनता है अगर तो वो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन दे देगा आपको, मतलब एनर्जी बाहर निकाल देगा। जैसे मान लो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे खुश हो जाते हैं ना कि एनर्जी बाहर निकाल देता है। जैसे ऑक्सीजन है उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस बनाना चाहता है। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो भी माइनस बनाना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास में परमाणु का आकार, तो समझना आकार जितना छोटा होगा ना तो एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है आप लोगों के पास में आकार बढ़ने पर आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के कारण लगने वाले आकर्षण बल के मान में कमी आ जाती है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो परमाणविक आकार है अगर वो कम होगा तो यहाँ पर है उल्टा रिश्ता, मतलब हमारे पास में डेल्टा EGH जो है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो यार, आकार जो है वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है किसके, डेल्टा EGH के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। साइज जितना छोटा होगा आयन एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा होगा नेगेटिव में, भला एनर्जी हमें उतनी ज्यादा उससे मिलेगी, ऐसे समझ सकते हो। फिर क्या है नाभिक पर आवेश, अब नाभिक आवेश जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, इलेक्ट्रॉन दोगे जल्दी से खींच लेगा, तो अच्छी बात है। जितना ज्यादा नाभिक आवेश होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी, नाभिक आवेश जितना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति, अगर सममिति ज्यादा हुई तो फिर क्या होगा, बल्कि परमाणु स्थायी होते हैं, इनकी Eg धनात्मक होती है। उदाहरण के लिए उत्कृष्ट गैस है, इसको लिखने दे ये पॉजिटिव है, बस ऐसे समझना कि जब उत्कृष्ट गैस है तो उसके केस में इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे तो बल्कि तो लेगा नहीं, एनर्जी आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पर मेरा सेंस ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स में है कि एनर्जी रिलीज कब ज्यादा हो रही है, यहाँ पर तो एनर्जी देने वाली बात रही है ऐसा। तो जैसे यहाँ पर देखो वैल्यूज सारी सारी 16 है, ओल्ड स्टाइल से डिपो, तो इनका देखो आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी है इतनी है इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं, पोलोनियम को एनर्जी देनी पड़ती है। वैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम है, तो इनमें भी देखो पहला जो इलेक्ट्रॉन मिलता है ना तो थोड़ी एनर्जी रिलीज करते हैं, माइनस में देखो वैल्यूज हमारे पास। फिर आप देखोगे यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, तो इनमें से तो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, सोच के देखो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इनको तो एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इनका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हीलियम नियॉन को तो आपको देनी पड़ेगी एनर्जी, सारी वैल्यूज पॉजिटिव ऐसे, क्योंकि वो तो लेना नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन, आप जबरदस्ती दोगे तो आप भी दोगे एनर्जी। वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है, नीचे जाते हैं तो कम नेगेटिव हो जाती है। जैसे ऊपर -73 है, नीचे -46 है, या माइनस का 141 है, नीचे 174 है, या माइनस का 190, मतलब यूजुअली कह रहा है कि कम ऋणात्मक हो जाती है यूजुअली। जैसे यहाँ पर देखो -328 है तो माइनस का 270 है ऐसे, और ये भी इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके लिए तो ऋणात्मक है ही नहीं वैल्यू, तो क्या ही बोलेगा। आवर्त में दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। देखो सर लिथियम से आप फ्लोरीन पे आते हो तो -328 तक चली जाती है, कहाँ शुरू -60 से हुई थी, तो ज्यादा नेगेटिव होती है ऐसे। वो भी किसके लिए नहीं कह रहे हैं हम लोग, उत्कृष्ट गैसों के लिए वो बात नहीं हो रही है। हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उनके संगत आवर्त में अधिकतम होती है, तो ये वाली बात ध्यान रखेंगे, हेलोजन की जो उनके संगत आवर्त में एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्लोरीन के मान से कम होता है। अब देखो ये वाला एक आप यहाँ पर समझना, एक पेज है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर समझेंगे, ये यहाँ देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में भाई क्या होना चाहिए, जब नीचे जा रहा है साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पक्का बॉन्ड नहीं बनेगा, पक्का बॉन्ड नहीं बनेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो नीचे तो -270 ही है, -295, इसके तो बहुत ज्यादा -328, तो होना कैसे क्या चाहिए कि फ्लोरीन क्योंकि सबसे छोटा है, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी को रिलीज करनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि इससे ज्यादा एनर्जी तो क्लोरीन रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन मिलने पर, ये कौन सी बात है। तो यहाँ तो फिर अपवाद हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर अपवाद क्या होता है स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, फ्लोरीन का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है, जब इसका साइज काफी ज्यादा छोटा है तो इलेक्ट्रॉन जब इसके सामने आता है ना तो इसके इलेक्ट्रॉन के बहुत पास में इसके खुद के इलेक्ट्रॉन, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन उसके उस आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण भी लगा देते हैं। नाभिक आकर्षण लगाना मैं मान रहा हूं, मना कर रहा हूं, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी अच्छा खासा प्रतिकर्षण लगा देते हैं, तो इसलिए वो फिर बेचारा ज्यादा पास में नहीं पाता। ये समस्या इसमें देखने को मिलती है, समझ गए सारे विद्यार्थी इस बात को। तो इसीलिए ये वाला अपवाद हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखोगे तो सेकंड पॉइंट में ये लिखा हमने, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान है वो क्लोरीन के मान से कम होता है। ऐसा फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण होता है और इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण होता है। आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर मतलब पूछा जाता है ऐसा। अब क्या है आपके पास में विद्युत ऋणात्मकता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेगेटिव जीवन में बिल्कुल नहीं होना, केमिस्ट्री में भले नेगेटिविटी आ जाए लेकिन जीवन में नेगेटिव नहीं होना है। तो हम आ गए हैं 80 पेज पर, तो बस हमें चलना है 1594 तक, 94 तक, राइट 95 तक, तो 80 पर हम हैं बस। टोटल 16 पेज हम लोगों को और कवर करने हैं, 16 पेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही आसान है। क्या है हमारे पास में जो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं तो वो आबंध में क्या करते हैं, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है वो आबंध के इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। बस इतनी सी बात है, यही होती है विद्युत ऋणात्मकता। और उसके कारण क्या होता है, उन पर कुछ कुछ आवेश में देखने को मिलता है। तो देखो क्या है सहसंयोजन यौगिक में, अब ये भी किसकी बात है, केवल सहसंयोजन यौगिक की बात है। परमाणु द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर कर रखे
सहसंयोजी आबंध में परमाणु ने जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखा है उस युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति जो है वो क्या है, विद्युत ऋणात्मकता है। मतलब सापेक्ष प्रवृत्ति क्यों, कोई एक जना ज्यादा जोर से खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को, उनको शेयरिंग वालों को, एक जना कम जोर से खींच पाएगा, ये है बात। तो जो सापेक्ष प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की, उसे हम लोग विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। समझ रहे सारे विद्यार्थी इस बात को, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इसकी हमारे पास में कोई विशेष इकाई होती नहीं है, कोई इकाई नहीं होती, इसके अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने सुझाए हैं जो कि, और पॉलिंग पैमाना सबसे ज्यादा फेमस होता है। अलग अलग पैमाने हैं, पॉलिंग पैमाना है, मूलिकन पैमाना है, मूलिकन जफे पैमाना, अलर्ड ब्राचो पैमाना, लेकिन हम लोग इसको ही काम लेते हैं पॉलिंग वाले को। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, मतलब क्लोरीन के पास प्रोटॉन ज्यादा है, 17 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के पास गरीब के पास एक ही प्रोटॉन है। दोनों ने बात तो एक ही थी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रख के शेयरिंग करेंगे, तो अष्टक पूरा हो रहा है, दोनों का बाह्यतम कोश पूरा हो रहा है। तो क्लोरीन ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन जोर से अपनी तरफ खींच लिया, तो क्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इससे इसका शेप बिगड़ गया। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता कैसा ऐसा होता है कि इसका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। और CH4 आपके पास में, यहाँ पर जैसे CH4 में क्या है कि हाइड्रोजन का और कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर होती है, तो किसी पर कोई चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता, कोई प्लस माइनस किसी पर देखने को नहीं मिलता। तो ये है बात हमारे पास में। 15 पेज है ना, 16 से 15 हो गए। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वृद्धि होती है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसके मान में कमी होती है। तो जब आवर्त में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि साइज छोटा होता है। देखो सारी चीज साइज से जुड़ी हुई है, साइज छोटा हो गया तो वो जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास प्रोटॉन भी ज्यादा, साइज भी छोटा है, तो खींच लेगा उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ। तो आवर्त में जब आप राइट साइड जाते हो तो साइज छोटा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, ये है बात। और ऊपर से नीचे जाओगे साइज बड़ा हो जाता है, विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरी पीरियड टेबल में, 118 तत्वों में फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, मतलब बॉन्ड बनाता है, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ सबसे जोर से खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता उतनी कम होगी, उल्टा रिश्ता। त्रिज्या ज्यादा साइज बड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएंगे तो उसको खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ। और जब त्रिज्या हमारे पास में जब छोटी होगी तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, छोटा सा साइज होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। ऐसा विद्युत धनात्मकता तत्व निम्न विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं, क्या सॉरी विद्युत धनात्मक तत्व, मतलब जैसे धातुएं हो गई ना, तो धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम होती है। धातु तो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, मतलब जो अधातुएं हैं हमारे पास जो नेगेटिव आवेश बनाती हैं, नेगेटिव आयन बनाती हैं, तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अच्छे से खींच पाती है। ये सारा देखो लॉजिकल है, मतलब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर हटने वाला कुछ भी नहीं है। देखो जैसे पॉलिंग पैमाना है हमारे पास, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तक, तो देखो 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है 4 विद्युत ऋणात्मकता। और नीचे भी देखोगे दूसरा हमारे पास में आवर्त है, तो ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 0.9 1.2 1.5 3 तक जा रहा है फ्लोरीन में। मतलब फ्लोरीन वाली लाइन में भी जब आप नीचे आ रहे हो ना तो वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में फ्लोरीन की है विद्युत ऋणात्मकता की। दूसरे नंबर पर आपके पास में ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर आपके पास में नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों। और ये ऊपर से नीचे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पहला हमारे पास वर्ग, तो 1 0.9 0.8 0.8 0.7 कम हो रही है वैल्यू क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है तो 4 3 2.8 2.5 2.2 कम हो जा रही है वैल्यू क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है। ये है हमारे पास में। तो अब हमारे पास में कितने बचे, 13 बचे, 14 20 बचे। चलो ये तो और सिंपल है, कुछ करना नहीं अपन को, जो भी सारे गुणधर्म पढ़े ना अभी तक अपन ने वो सारे इसमें लिखे हों। जैसे समझना परमाणु त्रिज्या वाला है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है हमारे पास, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है आवर्त सारणी में। अब इसमें लिखा नहीं है यार, समझ रहे सारी बात। और नीचे से ऊपर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता